इसमें हम लेखक के या साहित्यकार के पर्सपेक्टिव से लेखन की प्रक्रिया या साहित्य रचने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये आएगा कि साहित्यकार के पर्सपेक्टिव को फिर कैसे लाया जाए? क्योंकि साहित्यकार तो अभी तक जिस तरीके से हम समझते आए हैं कि साहित्यकार तो वो है जो साहित्य रच रहा है। तो यही एकदम चीज़ है कि एमए के प्रोग्राम में, इसके एक एमए का प्रोग्राम है और मैं पीएचडी कर रहा हूँ अब। तो एमए में के प्रोग्राम में इस इस पाठ्यक्रम का, इस डिसिप्लिन का जो अभिन्न अंग है वो क्रिएटिव राइटिंग है, रचनात्मक लेखन है। तो सवाल ये नहीं है कि हम किसी दूसरे लेखक या साहित्यकार के रचनात्मक कर्म पर टिप्पणी कर रहे हैं, आलोचनात्मक टिप्पणी कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं। सवाल ये है कि वो हम कर रहे हैं साहित्य की रचना करते हुए, साहित्य को रचते हुए एमए के दौरान। और ये इस तरीके से यहाँ प्रैक्टिस और थ्योरी के कह सकते हैं आप इंटरैक्शन को, सिद्धांत और अभ्यास के या अमल के कह सकते हैं आप इंटरैक्शन को रखने की कोशिश की गई है। लेकिन मैं इसमें आने से पहले मैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है हम जैसे लोगों के लिए जब हम बात कर रहे हैं कि कोई भी डिसिप्लिन या कोई भी इंस्टीट्यूशनल सेटअप किसी आइसोलेशन में, किसी ऐसे ही किसी वैक्यूम में विकसित नहीं होता है। उसकी कुछ मटेरियल रीजंस होते हैं। तो मैंने अपनी पीएचडी थीसिस में क्रिएटिव राइटिंग को परस्यू करने की जगह, उस पर ही आगे बढ़ने की जगह ये देखने की कोशिश की कि चलो देखा जाए कि क्या जरूरत हम लोगों को पड़ी या एकेडमिक्स को पड़ी कि इस डिसिप्लिन को डेवलप किया जाए। क्या पुराने जो ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट हैं, हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, वो क्या कमतर थे, या अगर कमतर नहीं थे तो किस तरीके से नए तरीके से दिखाता है। तो वहां उस पर मैं इस मटेरियल, उस भौतिक कारणों की ओर मैं जाना चाहूंगा। तो भौतिक कारणों में हम जब जाते हैं तो हम जो ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट में देखते हैं तो वहां पर भी हम, हमारे पास जो 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 क्रिएटिव पीस होता है या समझ लीजिए जो प्रैक्टिस किया, जिस किसी लेखक की गई प्रैक्टिस का क्रिएटिव पीस होता है, वो एक ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी के रूप में होता है कि हमारी जो पड़ताल है वो उस क्रिएटिव पीस के आधार पर होगी। और हम दोनों चीजें पढ़ते हैं, हम साहित्य भी पढ़ते हैं और साहित्य की सैद्धांतिकी भी पढ़ते हैं। लेकिन यहां जब हम राइटर होते हुए उन चीजों को, उस साहित्य को भी पढ़ रहे हैं और आलोचनाओं को भी पढ़ रहे हैं, तो बीच में राइटर का पर्सपेक्टिव, जो खुद छात्र का पर्सपेक्टिव है, वो एक महत्वपूर्ण चीज बन जाता है। तो वो जो छात्र की अपनी इंटरवेंशन है, अपना हस्तक्षेप है किसी और साहित्यकार को पढ़ते हुए, वो किस तरीके से एक नए रचनात्मक कर्म को पैदा कर रहा है, ये इस डिसिप्लिन का एक हस्तक्षेपी, एक इंटरवेंशनल पक्ष है। तो इसमें एक चीज ये है जो कि हम देखते आए हैं कि कोशिश है कि थ्योरी और प्रैक्टिस, सिद्धांत और अभ्यास का जो द्वैत है, जो डाइकोटमी है, ये जो अलग अलग हैं, इसको प्रश्नांकित किया जाए, इसको प्रॉब्लमेटाइज किया जाए और इससे आगे बढ़ा जाए। तो ये इसमें कुल मिलाकर के कोशिश है। तो जैसे कि मैंने अपनी जो साझा की है, जो रीडिंग लिस्ट, उसमें मैंने एससीसी के कुछ प्रोग्राम और लिटरेरी आर्ट के जो साहित्यिक कला है उसके प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को आपके बीच शेयर किया, और उसके अलावा कुछ दूसरे लेखों को, कुछ मेरे भी हैं और कुछ दूसरे लेखों को। तो उसमें जब आप देखेंगे तो यही है कि थियोरी और प्रैक्टिस को मिला जुला करके चलने की कोशिश है। इसके अलावा उस पाठ्यक्रम में क्या है कि हम बेसिकली प्री मॉडर्न जो साहित्यिक रचनाएं हैं, मतलब पूर्व आधुनिक जो साहित्यिक रचनाएं हैं, उस परिवेश को जानने की कोशिश करते हैं। आधुनिक साहित्यिक रचनाएं जो हैं उस परिवेश को जानने की कोशिश करते हैं। अलग अलग साहित्यिक जॉनरास जो हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो एक तरफ तो ये चीजें हो रही हैं, इस तरह के प्रोग्राम एग्जिस्ट, इस तरह के कोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं। दूसरे तरह का एक महत्वपूर्ण कोर्स है उसमें कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो इस कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब हुआ कि हम किस तरीके से साहित्यिक लेखन में, अपने साहित्यिक लेखन में किसी भी कंसेप्ट को डेवलप करें, किसी भी साहित्यिक संकल्पना को विकसित करें।
तो वो पूरी तरीके से प्रैक्टिस बेस्ड कोर्स है, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि बहुत ही कड़ी साहित्यिक लेखन की वर्कशॉप्स होती हैं। तो वो एक कोर्स है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। इसके अलावा पूरे के पूरे स्कूल ऑफ कल्चर एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन का एक कॉमन कोर्स है जिसका नाम है क्रिटिकल थियोरी। तो क्रिटिकल थियोरी में हमको जो कि इस समय के समकालीन क्रिटिकल थियोरीज हैं उसको पढ़ाया जाता है। तो वो उसमें होता है। तो यानी कि आपके सामने मैंने 3 चीजें रखी। वो 3 चीजें क्या हैं? पहला कि हमको साहित्यिक परिवेश के बारे में जानकारी मिलती है, पूरे भारतीय साहित्यिक परिवेश, और एक कोर्स में वैश्विक साहित्यिक परिवेश के बारे में। तो वो हो गया साहित्य के लेकर के अलग अलग कोर्सेज। उसी में ही अलग अलग जॉनरा, पोएट्री, नॉन फिक्शन, एसे, है ना, निबंध, या फिर कविताओं पर। ये हो गया एक चीज। दूसरा कंसेप्ट डेवलपमेंट, जहां पे सीधे सीधे वर्कशॉप है। और तीसरा क्रिटिकल थियरी। तो इन 3 सेमेस्टर्स में इन्हीं के अराउंड हम घूमते हैं। ये क्रिएटिव राइटिंग की वर्कशॉप तीनों सेमेस्टर होती है, क्रिटिकल थ्योरी चारों सेमेस्टर होता है, 3 सेमेस्टर ही नहीं, 2 साल होता है। और इस तरह के कोर्सेज थ्रू आउट द ईयर रहते हैं। अब इसमें जब स्टूडेंट इन चीजों को पढ़ते हुए, इन चीजों को, एक तरफ वो साहित्य पढ़ रहा है, पूर्व आधुनिक, आधुनिक, और अब तो उत्तर आधुनिक, जिसको उत्तर आधुनिक कहते हैं, वो भी पढ़ रहा है, और साथ में वो उसको थ्योरी भी पढ़ाई जा रही है। तो इसके दौरान वो अपना साहित्य भी रच रहा है। तो एक चीज होती है जो कि वर्कशॉप के दौरान उसको रखनी होती है, जिसको जो लोग लिखते हैं जानते ही होंगे, जिसको रचनात्मक लेखन में जर्नल कहते हैं, कि वो जर्नल अपना रखता है अपने साथ। और उस जर्नल को रखने की प्रक्रिया में वो बेसिकली उसमें अपने ऑब्जर्वेशन लिखता है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि रचना जो है, क्रिएटिविटी जो है, वो कभी भी सामाजिक प्रक्रिया से कटकर नहीं होती है। तो लेखक समाज में जा रहा है, उसकी किसी से मुलाकात हुई, उसने कुछ, अगर कवि है, जैसे कि मेरे साथ ये होता है अक्सर, कि उसने कोई बिंब देख लिया, उसने कोई इमेज देख ली, या कोई चीज देख ली जिसकी वजह से वो बिंब एकदम से उसको कौंधा। तो एक तो उसने बिंब लिख लिया, बाद में वो कविता में इस्तेमाल करेगा नहीं करेगा वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है कि वो बिंब जो उसको आया, वो क्यों आया, ऐसी क्या चीज हुई उसके साथ कि उसको ये बिंब टकराया, है ना। तो वो उसका एक जर्नल होता है जिसको वो रखता है, जिस जर्नल में कई लेखक, ये सिर्फ लेखकों का नहीं, वो अभिनेताओं का भी होता है, जो नाटक में काम करने वाले हमारे रंगमंच के साथी हैं, वो लोग जो अभिनेता हैं, जो एक्टर हैं, जो वो भी रखते हैं। तो कुछ उसमें स्केच करते हैं। तो अलग अलग तरीके से वो इस जर्नल को बनाए रखते हैं। तो आखिरी सेमेस्टर में क्या होता है, ये सब मैं भूमिका इसलिए बांध रहा हूं कि हम ये समझ पाए कि ये स्ट्रक्चर क्या है, इसकी संरचना क्या है, और क्या करना चाह रहे हैं। कि आखिरी सेमेस्टर में ये जो सब हमने इतना पढ़ा है और लिखा भी है, 3 सेमेस्टर में हमने नॉवेल लिखी, कविता लिखी, कहानी लिखी, जो भी लिखा, जितना भी लिखा, उसको आखिरी सेमेस्टर में हम अब समझने की कोशिश करते हैं। मतलब कि जैसे हम मुक्तिबोध हो गए, मंटो हो गए, फैज हो गए, किसी के काम को पर अपना एक रिसर्च लिखते हैं, यूजुअली ट्रेडिशनल पारंपरिक साहित्यिक विभागों में, उसी तरह हम आखिरी सेमेस्टर में जो हमने रचा है उस पर अपना एक रिफ्लेक्शन, अपनी एक एनालिसिस सामने रखते हैं। और इस एनालिसिस के लिए सामग्री हमें कहां से मिलती है? जो कि हमने क्रिटिकल थियरी पढ़ी है एक कोर्स में, जो मैंने आपको बताया कि चारों सेमेस्टर क्रिटिकल थियरी का कोर्स है, वहां से हमारे को सैद्धांतिक टूल्स मिलते हैं। दूसरा हमको मिलता है जो कि हमने साहित्य के अलग अलग जॉनराज या अलग अलग तरह का साहित्य पढ़ा है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जहां अभ्यास लाया करता है, एक अभ्यास तो एक प्रैक्टिस का एक ग्राउंड तो सीधे सीधे जब हम कहानी कविता लिख रहे हैं वहां है ही, लेकिन दूसरा कि जो जर्नल हमने रखा था, जो जर्नल हमने लगातार उसको बनाए रखा था, उससे हमको बहुत सारे इंसाइट होते हैं, बहुत सारी हमको चीजें मालूम होती हैं कि हम किस प्रक्रिया से इस जगह तक पहुंचे। तो ये हम कुल मिलाकर के करते हैं। तो ये तो हो गया कि किस तरीके से ये होता है हमारे इस डिसिप्लिन में। अब सवाल ये है जो मैं शुरू में उठा रहा था कि किसी भी चीज का इंस्टीट्यूशनलाइज होना, उसका संस्थानीकरण होना या डिसिप्लिन के रूप में उसका विकसित होना कभी आइसोलेशन में नहीं होता है। समाज में वो प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, समाज में इस तरह की प्रक्रियाएं बन रही होती हैं, बदल रही होती हैं। इसीलिए संस्थानों को जरूरत पड़ती है कि वो
इसको चलाएं, कि वो एक तरीके से उसको बांधें, उसको एक स्ट्रक्चर में बांधें। तो मेरा सवाल यही है, और जो इस थीसिस के दौरान भी मेरा सवाल था, कि कैसे डेवलप हुआ होगा ये, क्यों डेवलप हुआ होगा ये डिसिप्लिन। तो जब मैं उसको देखता हूं तो मुझे दिखता है कि इन लोगों ने, मतलब जो भी पॉलिसी मेकर्स थे या पॉलिसी मेकर या कोर्स बनाने वाले थे, उन्होंने तो ये इसलिए बनाया क्योंकि और भी जो आर्ट स्कूल्स हैं आज दिल्ली में हो, दिल्ली के बाहर हो, वहां पर सीधे सीधे, जैसे आप स्कूल जेएनयू के ही आर्ट एंड एस्थेटिक्स को देखेंगे, तो थ्योरी और प्रैक्टिस में हमको गैप नजर आता है कि कुछ प्रैक्टिस पर कमेंट करने वाले हैं और कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों के इंटरेक्शन को सामने लाया जाए, या ज्यादा से ज्यादा उनके अमेलगमेशन को, उनके सम्मिश्रण को साथ लाया जाए, उनके साथ लाने को साथ लाया जाए। तो ये एससीसी का अपना एक विजन था जो उन्होंने विकसित किया, स्कूल ऑफ कल्चर एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन का। लेकिन मैं जब देखता हूं कि शुद्ध कलाक्रम में ये कहां हो रहा था, तो मुझे मुक्तिबोध में ये साफ साफ दिखता है कि किस तरीके से थियोरी और प्रैक्टिस, सिद्धांत और अभ्यास का इंटरेक्शन ही नहीं, बल्कि उसका एक डायलैक्टिक्स, या यूं कहूं कि डायलैक्टिकल सिंगुलैरिटी, उसकी द्वंदात्मक एकात्मकता क्या हमको कहीं दिखती है, तो मैं कहूंगा कि मुझे मुक्तिबोध में दिखती है। और जो मैंने आपको पूरा, मजे की बात यह है कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको पाठ्यक्रम का बताया, मुक्तिबोध के जीवन के, मतलब मुक्तिबोध के साहित्यिक कर्म को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये तो सीधा सीधा वही प्रयास है जिसको कि इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश की गई है, एक नया इंस्टीट्यूशन, एक नया पाठ्यक्रम, एक नया डिसिप्लिन बनाने की कोशिश की गई है उस साहित्यिक कर्म, उस जैसे साहित्यिक कर्म से प्रोत्साहित होते हुए। तो ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसका मतलब यह है कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस में मुक्तिबोध के यहां बहुत क्लियरली हमें दिखता है कि थ्योरी प्रैक्टिस तो है ही थ्योरी का ग्राउंड, है ना, प्रैक्टिस इज ग्राउंड फॉर थ्योरेटिकल इंक्वायरी, लेकिन थ्योरी को भी हम प्रैक्टिस के बतौर देखते हैं। ये बहुत उलझी हुई बात मैं कह रहा हूं, और डायरी के लिहाज से मैं ये बात अभी आपको समझाऊंगा कि ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो रही हैं। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि जो साथी साहित्य से नहीं है, उनको मुक्तिबोध और उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना जरूरी है, साथ ही इस डायरी के बारे में बताना भी मुझे लगता है कि जरूरी है। तो मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के एक बहुत ही विख्यात और प्रसिद्ध साहित्यकार हैं अब, लेकिन जिस समय वो जीवित थे उस समय वो इतने प्रसिद्ध नहीं थे, और उनको बहुत समस्याओं का, बहुत मतलब उनका जीवन ही क्या, मतलब हिंदी में कहा जाता है कि वो आत्मसंघर्ष का मिसाल, उनका उनका जीवन आत्मसंघर्ष की मिसाल है। तो एक तरीके से अगर इस पर आए तो मुक्तिबोध का जो पीरियड है, जिस पीरियड में वो सक्रिय रहे हिंदी साहित्य में, मोटा मोटी तौर पर वो 1936 से 1964 के बीच में, और इसमें भी 1950 से लेकर के 1964 के बीच में आप कह सकते हैं कि उनका वो दौर है, खासकर 55 से 64, जहां उन्होंने महत्वपूर्ण रचनाएं की। ये वो युग था जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, या हिंदुस्तान से के आजाद होने से पहले आप कह सकते हो 1936 का दौर, जब हिंदुस्तान में प्रगतिशील आंदोलन, हिंदुस्तान के सांस्कृतिक परिदृश्य में प्रगतिशील आंदोलन बहुत मजबूत हो रहा था। तो पुराना रोमांटिक पीरियड कल्चरल लैंडस्केप में डाउन हो रहा था, छायावाद नीचे जा रहा था, उसका पतन हो रहा था, और प्रगतिशील साहित्य या मार्क्सवादी चेतना का विकास हो रहा था। और ये एक बड़ा, कह सकते हैं कि बड़ा मजेदार इत्तेफाक है कि मुक्तिबोध ने उसी समय लिखना शुरू किया जब छायावाद का डिक्लाइन हो रहा था और प्रगतिवाद कुछ का उभार हो रहा था। हालांकि हमें मुक्तिबोध की शुरुआती कविताओं में छायावाद का थोड़ा प्रभाव दिखता है, और एक रोमांटिसिज्म तो थ्रू आउट लाइफ उनके काम में हमें देखने को मिलता है। तो 1936 से उन्होंने लिखना शुरू किया, और वो लगातार कविताएं भी लिखते रहे, कुछ कुछ कहानियां बीच में लिखी, और 1943 में, देखिए 1936 में प्रगतिशील आंदोलन हिंदी में जोर पकड़ता है, लेकिन 1943 में मुक्तिबोध तार सप्तक अगे के संपादन में, अगे एक और साहित्यकार हिंदी के थे, उनके संपादन में
7 कवियों को छापा जाता है, उसको तार सप्तक कहा गया, जिसमें मुक्तिबोध भी शामिल थे। और उससे देखने पर यह पता लगता है कि मुक्तिबोध प्रगतिवाद के पारंपरिक स्वरूप से या पारंपरिक प्रगतिवाद से संतुष्ट नहीं थे। तो मजे की बात यह है कि 36 से प्रगतिवाद पैदा जरूर होता है, लेकिन प्रगतिवाद से स्वयं बहुत ही प्रतिबद्ध मार्क्सवादी असंतुष्ट होने लगे थे, इसीलिए वो तार सप्तक में शामिल होते हैं। कुछ लोग उनको प्रयोगवादी कहते हैं। सवाल यह है कि वो प्रयोगवादी हैं नहीं है, कंट्रोवर्सी का मुद्दा है, रिसर्च का मुद्दा है। वो खुद अपने आप को प्रयोगवादी कहते भी हैं और उससे परे भी जाते हैं। और फिर उसके बाद नई कविता का दौर 1952-53 में हिंदी में शुरू होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी में कितनी तेजी से ट्रांजिशन हो रहा है। एक तरफ आजादी हो रही है, एक तरफ आजादी का संघर्ष है, जिसमें वामपंथियों की, मार्क्सवादियों की बहुत बड़ी भूमिका थी। और सबसे बड़ी भूमिका थी उनके सांस्कृतिक जत्थे की, उनके सांस्कृतिक, कह सकते हैं आप कि उनके सांस्कृतिक ग्रुप के, इसमें इप्टा का बहुत बड़ा रोल था। तो जिन्होंने भी हिस्ट्री पढ़ी है वो जानते हैं कि बहुत ही जोरदार रोल था। और इतना बड़ा प्रेशर इन्होंने बुर्जुआ पार्टियों पर, कह सकते हैं, बना दिया कि कांग्रेस को एक सोशलिस्ट पार्टी अलग से बनानी पड़ी, कांग्रेस के विदिन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। और ये सब हुआ, मतलब मैं इसको रख रहा हूँ। और एक बहुत बड़ा रोल था। लेकिन जब आजादी मिलती है उसके बाद दूसरी प्रक्रियाएं होती हैं और प्रगतिवादियों के खिलाफ प्रगति विरोधी भी एक्टिव होते हैं। तो अब इस प्रक्रिया में मुक्तिबोध का जो स्थान है बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि वो सीधा सीधा, मतलब किसी भी, ये बहुत मुश्किल है, इसीलिए कहा जाता है हिंदी में कि मुक्तिबोध को ना निगलना आसान है ना उगलना आसान है। बड़े बड़े हमारे कम्युनिस्ट पार्टियों के संस्कृतिक कर्मी हैं जो मुक्तिबोध को बांधने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जितना वो बांधने की कोशिश करते हैं उतना नहीं करते। क्योंकि एक तरफ मुक्तिबोध प्रगतिवादियों की पारंपरिक प्रगतिवादियों की या प्रगतिवादियों की सटीक आलोचना करते हैं, वहीं ये भी कहते हैं कि जो नई कविता है इसकी परिपूर्णता, मतलब इसकी जो अकम्प्लिशमेंट है, इसकी जो मैच्योरिटी है वो प्रगतिवाद में होगी। तो सवाल यह है कि मुक्तिबोध के लिए प्रगतिवाद है क्या? तो वो बेसिकली सामूहिकता है, सामूहिक अभ्यास है, साहित्य की सामूहिक हस्तक्षेप है, साहित्य का सामूहिक हस्तक्षेप है। इसीलिए वो इस डायरी की, जब अब हम आते हैं इस डायरी में, कि वो इस डायरी के माध्यम से कर क्या रहे। तो 1955 से 1964 के बीच में उन्होंने ये डायरी लिखी। और इस डायरी में बेसिकली वो नए लेखकों को, जो मध्यम वर्गीय नए लेखक हैं, उनको एड्रेस कर रहे थे। तो और निम्न मध्यम वर्गीय और बेसिकली नए लेखकों को, और बेसिकली वो लेखक जो कि सेंट्रल इंडिया से बिलोंग करते थे, क्योंकि खुद मुक्तिबोध भी सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के इलाकों से ही बिलोंग करते थे। और उन्होंने अपने कई साथियों के साथ, एक मध्य प्रदेश के साथियों के साथ नर्मदा की सुबह करके एक संकलन निकालने की कोशिश की, सामूहिक उपन्यास लिखने की कोशिश की। एक अपने आप में आप सोचिए कि कितना ही एक, कह सकते हैं कि प्रॉमिसिंग और क्रांतिकारी तरीका एक प्रोजेक्ट है कि हम सामूहिक उपन्यास लिखेंगे। बहरहाल वो सब तो नहीं हो पाया, लेकिन मुक्तिबोध ये करना इसलिए चाहते थे कि ये जो नवोदित लेखक वर्ग उभर रहा था, जिसके पास बहुत कुछ था अंदर ही अंदर, कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन साहित्यिक ट्रेनिंग नहीं थी। और साहित्यिक ट्रेनिंग का मतलब यह है कि साहित्य भी अपने आप में वर्ग विभाजित है, साहित्यिक कर्म, रचनात्मकता भी वर्ग विभाजित है, कि हम किस वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं और समाज में किस तरह की साहित्यिक रचनाओं को लेजिटिमेसी हासिल है, वो सब सवाल सामने रहते हैं। और फॉर्म का सवाल, कि फॉर्म विकसित करने का समय किनको मिल पाया है, ये एक सवाल है। और सवाल इस चीज का है कि जो आवेश है निम्न वर्गीय लेखकों के अंदर, उस आवेश को किस तरीके से चैनलाइज किया जाए एक नए प्रगतिवाद, एक नए प्रगतिशील आंदोलन के लिए। तो ये डायरी, अगर मैं बोलूं सीधे सीधे, तो मुक्तिबोध उन्हीं नवोदित कवियों को एड्रेस करते हैं, उन्हीं के बारे में, उन्हीं जो लिख रहे हैं वो असल में उन्हीं को एड्रेस है। लेकिन मजे की बात यह है, ये उन्हीं को एड्रेस है, लेकिन इसके अंदर वो कर क्या रहे हैं? इसके अंदर वो अपने आप से जूझ रहे हैं। वो इस मायने में अपने आप से जूझ रहे हैं कि जो उनके साहित्य के अपने सवाल हैं, उनके साहित्य के अपने प्रश्न हैं, उनसे वो जूझते हुए हमको नजर आ रहे हैं।
तो हाँ, एक मिनट बस। हाँ, उससे वो जूझते हुए नजर आ रहे हैं। तो 1955 से 64 के बीच में ये डायरी लिखी गई, और इस डायरी को, ये भी एक मजेदार चीज है कि ये डायरी डायरी के रूप में नहीं लिखी गई, ये एक स्तंभ लेखन के रूप में लिखी गई, जो अलग अलग पत्रिकाओं में छपा। और ज्यादातर वो पत्रिकाएं, अधिक ज्यादातर समझिए कि सारी ही पत्रिकाएं निम्न मध्यम वर्गीय लेखकों, उनके मंचों से बिलोंग करती। और सिर्फ ये नहीं, और बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, मैं उस पर जाना नहीं चाहता कि मुक्तिबोध किस तरीके से मंच बनाना चाहते थे छोटे छोटे शहरों कस्बों के अंदर, की जो रचनात्मकता शहरों के कोनों कोनों में फैली हुई है, जिसको आजकल टिकटॉक और सोशल मीडिया जैसे मंच चैनलाइज कर रहे हैं, ये कहें कि वैलोराइज कर रहे हैं, सीधे सीधे कमोडिटी फॉर्म में कमोडिटी बना रहे हैं उनको। वो मुक्तिबोध चैनलाइज करके एक नया प्रगतिशील आंदोलन, नई कविता के भीतर ही जो एक धारा उनको दिख रही थी, उसको वो विकसित करना चाहते थे। तो इस वजह से वो एक साहित्य की डायरी लिखते हैं। तो इसका नाम अपने आप में आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, एक साहित्यिक की डायरी। तो ये डायरी एक साहित्यिक की है, और संबोधित है ये साहित्यकारों को, नवोदित लेखकों को। लेकिन इसमें वो कर क्या रहे हैं, इसमें वो अपने आप से जूझ रहे हैं, इसमें वो अपने सवालों से जूझ रहे हैं। इसमें मैं थोड़ी देर में आऊंगा। तो ये सब बातें तो हो गई। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तो हुआ जो अभी इस डिसिप्लिन में हो रहा है। अब हम देखते हैं कि मुक्तिबोध डिसिप्लिन से परे हमें कहां जा रहे हैं, जो कि डिसिप्लिन के लिए भी एक नया इंसाइट हो सकता है। वो ये है कि यूजुअली जो जर्नल हम लोग लिखते हैं, और उस जर्नल के माध्यम से जब एंड में अपनी कोर्स खत्म करने के समय हमें डिसर्टेशन लिखते हुए, जब एक शोध प्रबंध लिखते हुए रिफ्लेक्ट करते हैं अपने काम में, तो उस काम में हम जर्नल का रोल बस इतना होता है कि हमको जो ऑब्जर्वेशन आते हैं, हम उस ऑब्जर्वेशन को याद करते हुए उसको शामिल करते हैं अपने रिफ्लेक्शन में। तो यहां एक चीज आप देखेंगे कि किसी भी रचना के पीछे रचना प्रक्रिया होगी। तो रचना, जैसे आप कुछ भी रचेंगे, हम कुछ भी रचेंगे, चाहे हम लैपटॉप बनाएं, चाहे हम कुछ भी बनाएं, उसके पीछे एक प्रोसेस होता है ना। वो प्रोसेस, जैसे लैपटॉप बनाएंगे तो वो तो मैकेनाइज्ड प्रोसेस हो गया, मशीनें बना रही हैं। पर कला में, या जब कोई कलात्मक कार्य हम करते हैं, है ना, तो उसमें वो प्रोसेस में हमेशा कुछ न्यूनेस होता है, कुछ नयापन होता है। तो लेकिन इस डिसिप्लिन में क्या हो रहा है कि जर्नल अपने आप में क्रिएटिव प्रोसेस का अकाउंट है। अब क्रिएटिव प्रोसेस अपने आप में बड़ी ही पेचीदा चीज है, रचना प्रक्रिया को किस तरह लिखा जाए। और मुक्तिबोध ने बहुत लिखा है अपने क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में, उसमें मैं आऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन मेरी नजर में, जब मैं भी काम कर रहा था अपना रचनात्मक लेखन के दौरान, अपनी कुछ कविताओं के दौरान, और अब जब मैं कविताओं पे काम नहीं कर रहा हूं, इस पे काम कर रहा हूं, कि उसमें ये साफ दिखता है कि रचना प्रक्रिया, किसी भी तरह की रचना प्रक्रिया में अवचेतन का बहुत बड़ा रोल होता है, हमारे अनकॉन्शियस का बहुत बड़ा रोल होता है। अनकॉन्शियस का मतलब कि क्रिएटिविटी तो क्रिएटिविटी का सोर्स, रचनात्मकता का सोर्स ही अवचेतन है। लेकिन हम बहुत चीजों से अवेयर हुए बिना कुछ चीजें करते हैं, और या फिर हम मोमेंटरीली, बहुत ही क्षणिक रूप से उसको लेकर के अवेयर होते हैं। इसीलिए हम जर्नल में लिख देते हैं, ताकि हमारे को अकाउंट रहे उस चीज का। तो हम कोशिश करते हैं उस चीज को पकड़ने की जो पकड़ में नहीं आ सकती। यानी कि रचना प्रक्रिया वो चीज है जो रचना को बना तो रही है, लेकिन वो एक तरीके से इतनी सर्वव्यापी है कि आप उसको पकड़ नहीं सकते हैं। आप उसको जब पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भैया यही मेरा क्रिएटिव प्रोसेस है। तो क्रिएटिव प्रोसेस तो एक प्रक्रिया है, और जैसे ही प्रक्रिया को आप पकड़ेंगे, जैसे ही प्रक्रिया को आपने छुआ, तो वो प्रक्रिया एक अवधारणा के रूप में आपके सामने आएगी, और अवधारणा के अंदर वो प्रक्रिया का कुछ अंश नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो इसको इस बात से समझिए कि क्रिएटिव प्रोसेस के अंदर वो चीज नहीं होगी। इसीलिए इस डिसिप्लिन में जब हम देखते हैं कि जर्नल एक चीज है, और रिफ्लेक्शन एक चीज है, और क्रिएटिव पीस एक चीज है, मतलब तीन चीजें हैं कि छात्र ने कुछ लिखा, जर्नल उसका, और उसने रिफ्लेक्शन दिया। ये तीनों अलग अलग दिखेगा, ये तीनों चीजें एकदम अलग अलग दिखेंगी। कि मैंने एक उपन्यास लिखा, उस उपन्यास में मैं कैसे गया उसका अकाउंट में दिनों दिन रख रहा था,
और उस अकाउंट से मैंने एंड में एक रिफ्लेक्शन लिखी। ये तीनों चीजें हमें अलग अलग दिख रही, लेकिन क्या ये चीजें अलग अलग हैं? और अलग अलग हैं भी और अलग अलग नहीं भी हैं। अलग अलग इस सेंस में है कि अपने आप को समझाने के लिए हमें इनको खांचों में बांटना ही पड़ेगा, कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। लेकिन इस चीज से लगातार अवेयर रहते हुए, इस चीज को जानते हुए कि हम अपनी सुविधा के लिए ये खांचे बना रहे हैं, और जब हम ये जानते हैं कि हम अपनी सुविधाओं के लिए ये खांचे बना रहे हैं, तब हमको ये बात मालूम, तब हम ये देखते हैं कि हम खांचों को अपनी प्रैक्टिस के दौरान लांघते हैं। और यही इस डायरी के साथ हुआ है। कैसे हुआ है? वो ऐसे हुआ है कि जर्नल जब हम लिख रहे हैं तो जर्नल हिंदी में मेरे रिसर्च के दौरान, क्योंकि रिसर्च की बहुत चीजों को मैं ला नहीं पाऊंगा, मैं अपनी बात ही रख रहा हूं, तो मेरे को नहीं पता कि मैं किस तरीके से आगे बस चल रहा हूं। नोट्स बनाए हैं, लेकिन अधिकतर मैं अपनी बातें रख रहा हूं, और मुझे लग रहा है कि वो समझ, मतलब वो एक बात अपनी क्लियर कर रही हैं। तो हाँ, तो जर्नल तो इस तरीके से हुआ। लेकिन मुक्तिबोध यहाँ क्या कर रहे हैं कि जो उनकी, मतलब हिंदी में और भी लोगों ने जर्नल लिखे हैं, लॉग बुक लिखे, आगे की लॉग बुक है जो मैंने पूरा उसका बात किया है, उनके दोनों कंपैरिजंस को सामने रखा है। लेकिन मुक्तिबोध जब इस जर्नल को रख रहे हैं तो इस जर्नल अपनी प्रैक्टिस के दौरान, अमल के दौरान इस जर्नल को लांघ रहे हैं। असल में वो कर क्या रहे हैं? वो कर रहे हैं कि 1955 से 64 के दौरान इस डायरी को लिखते हुए वो तीन चीजें कर रहे थे जो हम अपने डिसिप्लिन में भी कर रहे हैं। वो एक तरफ आलोचनात्मक लेख लिख रहे हैं, क्रिएटिव प्रोसेस पर लिख रहे हैं, जो पूरा का पूरा डिबेट चल रहा है साहित्य को लेकर के, रूप और वस्तु तत्व को लेकर के, फॉर्म और कंटेंट को लेकर के, उस पर लगातार लिख रहे हैं, क्रिएटिव प्रोसेस पर लिख रहे हैं, इस पर लिख रहे हैं, तमाम चीजों पर लिख रहे हैं, सैद्धांतिकी दे रहे हैं, चल रहा है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि वो कविताएं लिख रहे हैं, कहानियां भी कुछ लिख रहे हैं, ये भी चल रहा है। तीसरी तरफ वो डायरी भी लिख रहे हैं। अब सवाल ये है कि वो डायरी क्यों लिख रहे हैं, और डायरी अगर उनका जर्नल था, जर्नल की जो जर्नल जिसको रखने की जरूरत महसूस होती है लेखक को, उसी की तरह था, तो फिर ऐसा क्या होता है कि उसका मौलिक रूप विकसित होता है। तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये किस तरह एक नए फॉर्म के रूप में विकसित होगा, जिसको अगर रेमंड विलियम्स के उसमें हम रेमंड विलियम्स के सैद्धांतिकी से समझने की कोशिश करें तो वो यही कहेंगे कि किस तरीके से नई विधाएं जो हैं उस सामाजिक भाषा को समझने के लिए हमें प्रेरित करती हैं, जो कि सांस्कृतिक परिस्थितियों के पुनर्निर्माण का परिणाम। मतलब जो नई सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं उनका पुनर्निर्माण, और इसीलिए काव्य या सैद्धांतिकी सांस्कृतिक प्रक्रिया है। और संजीव भाई जो बात कह रहे थे उसको यही हम उसको शायद वो अब समझ पाए अच्छे तरीके से कि वो जो कह रहे थे कि साहित्य में हम प्रैक्टिस तो कैसे देखें, तो साहित्य में प्रैक्टिस इस तरीके से देखा जाएगा कि साहित्य सांस्कृतिक प्रक्रिया, जो क्रिएटिव प्रोसेस है, जो कल्चरल प्रोसेस है समाज का, उसके पुनर्निर्माण में योगदान देता है। अब योगदान कैसे देता है एक सवाल है, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि पुरानी विधाओं की ही परिपाटी चली जाती है, और जिसको दोनों इस सेंस में बोलेंगे कि पूरा का पूरा कल्चरल लैंडस्केप, पूरा का पूरा सांस्कृतिक परिदृश्य, सिर्फ फिल्में ही क्या, जो आज हम देख रहे हैं, साहित्य तक पूंजी की गिरफ्त में जकड़ जाता है, पूंजी के अधीन हो जाता है। तो फिर किस तरीके से सांस्कृतिक परिस्थितियों का पुनर्निर्माण हो? तो वो पुनर्निर्माण इस बात पर निर्भर करता है कि जो हमारे युग के सवाल हैं, जो हमारे अपने सवाल हैं, जो हमारे भौतिक सवाल हैं, उन भौतिक सवालों से जूझते हुए ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि नई विधाओं की सामाजिक भाषाएं विकसित होती हमें दिखती है। और मुक्तिबोध की इस डायरी में वही हो रहा है कि नई विधा की सामाजिक भाषा हमें विकसित होती दिखती है, जिसको किसी पुरानी विधाओं के खांचों में हम रख ही नहीं सकते। क्या क्यों नहीं रख सकते? ये डायरी है क्या असल में?
ये डायरी कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ इस सेंस में मैं कह रहा हूं कि ये डायरी कुछ और नहीं है, निबंध ही है एक तरीके से। लेकिन आप जब इनको पढ़ेंगे तो आपको एक असहजता होगी इसको निबंध कहते। क्यों भाई? वो इसलिए होगी क्योंकि इस डायरी में हो क्या रहा है कि हर अधिकतर निबंधों में, हर निबंध में तो नहीं, अधिकतर निबंधों में एक साहित्यिक माहौल है, जिसमें से मैं कुछ एक 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 समझ सके कि एक साहित्यिक सेटिंग है, कि आपको लगेगा कि ये तो एक तरीके की साहित्यिक सेटिंग है ना। तो उसके मैं एग्जांपल दूंगा कि जैसे कहानी शुरू होती है, और जब कहानी शुरू होती है तो आपको एक साहित्यिक सेटिंग दिखती है कि जैसे कुछ कुछ हाँ, जैसे मैं आपको सामने ये पढ़ना चाहूंगा कि इंदौर में मेरे घर के पड़ोस में सेमल का एक ऐसा विशाल चतुर्भुज वृक्ष था जिस पर हजारों कौवे बैठे रहते। सुबह आंख खुलते ही कौवों की विचित्र काव काव कानों में समा जाती। शाम को जब आसमान की लाली सबलाने लगती तो उनकी पुकार में एक अजीब उदास तेजी आ जाती। लगता कि मन के भीतर जो कुछ दबा दबा है वह सम्मिश्र, अस्पष्ट, ओघड़, कर्कश शब्द स्वरों में बाहर एकदम निकलना चाहता है। या फिर ये देखिए, सांझ पानी के भीतर लटक गई थी, संध्या तालाब में प्रवेश कर रही थी, लाल भड़क आकाशीय वस्त्र पानी में सूख रहे थे, और मैं संध्या के इस रंगीन यौवन पर उन्मत्त हो उठा था। तो एक फिक्शनल टच है इसमें, एक फिक्शनल टच, पर है क्या? ये है एक नॉन फिक्शन, ये प्योरली एक नॉन फिक्शन है, लेकिन इसको एक फिक्शनल टच दिया गया है। अब सवाल यह है कि ये जर्नल था जो कि अपने अकाउंट के लिए लेखक लिखता है, तो उसको ये फिक्शनल टच देने की क्या जरूरत, अभी उसने दिया। और इस फिक्शनल टच के अलावा इसकी क्या विशिष्टता है, और साथ ही इस विशिष्टता को हम किस तरीके से समझें, है ना। तो दूसरी विशेषता है कि फिक्शनल टच देने के दौरान हमेशा अधिकतर निबंधों में यह हो रहा है कि दो पात्र, इसमें से एक मुक्तिबोध खुद है, तो उसको आप ईगो कह सकते हैं, एक ऐसे पात्र से बहस कर रहा है जो एकदम नितांत विपरीत मत रखता है। एक मुक्तिबोध है, अहम है, तो उसके परिपेक्ष, उसके विपरीत में हम प्रति अहम को रख सकते हैं, ईगो तो काउंटर ईगो। तो फिक्शनल टच देने के साथ धीरे धीरे बहस उठ खड़ी होती है। और ये दूसरा वैशिष्ट्य है इस डायरी का कि जितनी भी बहसें अपने साहित्यिक कर्म को लेकर के, अपने कह सकते हैं कि जो अपनी कविताओं को लेकर के, इसमें मैं एंड में आऊंगा, उसको वो बेसिकली एक फिक्शनल टच देने के साथ एक काल्पनिक पात्र के साथ बहस करते जाना। अब ये भी होगा कि ये क्या काल्पनिक पात्र थे? तो जब हम रिसर्च करते हैं मुक्तिबोध के जिंदगी की, जो नागपुर का इनका जीवन है, तो इस तरह की कितनी ही बहसें नागपुर के जुम्मा तालाब के पास उनके मित्रों से उनकी चलती रहती। ये कभी कांति कुमार जैन का एक संस्करण 2015 में छपा है, महागुरु मुक्तिबोध, जुम्मा टैंक की सीढ़ियों में। तो उसमें आप जब पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि लगातार अनवरत बहस चल रही है, और मुक्तिबोध तो बहस करने के इतने आतुर हैं कि क्या बताए। और एक हरिशंकर प्रसाई का भी एक संस्मरण है कि जिसमें वो बताते हैं कि मुक्तिबोध कितना इस तरीके से बहस करते थे, और उनका ये तो बड़ा प्रसिद्ध अपना एक कथन है कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। तो ये सब तो हुआ कि ये सब है, लेकिन ये जो बहस यहां हमें दिख रही है, ये बहस अपने आप में एक पोलेमिकल डायलॉग, एक डायलेक्टिकल डायलॉग है, जिससे फिक्शनल, अपेरेंटली फिक्शनल, प्रकटतः दिख रहा है कि फिक्शनल है, सिर्फ दिखने में फिक्शनल है, इस फिक्शनल माहौल के बीच में एक निबंधात्मक प्रवृत्ति, एक वैचारिक प्रवृत्ति, और एकदम कह सकते हैं बौद्धिक प्रवृत्ति जोर मार रही है दो लोगों के बहस के बीच, अहम और प्रति अहम के बीच। और ये क्या है? अब थोड़ा दूर जाइए तो आप देखेंगे ये सिर्फ जर्नल है। तो मुक्तिबोध क्या कर रहे हैं कि अपने जर्नल को इस तरीके से विकसित कर रहे हैं कि उसमें ये चीज निकल के आए। अब सवाल यह है कि जो सेकंड चीज है, इस पे मैं कुछ बातें रखूंगा कि मुक्तिबोध ये क्यों करते हैं।
तो डायरी में ही इस सवाल सबसे पहले यह है कि डायरी की तरफ प्रवृत्त क्यों हुए, डायरी क्यों बनाई। जर्नल तो रख रहे होंगे, जर्नल तो हर लेखक रखता है, मगर डायरी बनाने के लिए वो क्यों मजबूर हुए। एक कारण तो यह है कि प्रगति विरोधियों का आक्रमण प्रगतिशील आंदोलन में बहुत तेज हो गया था, और नवोदित जो निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीय कवि हैं उनके अंदर एक क्लास कॉन्शियसनेस अपनी अवश्य थी, क्योंकि वो आक्रोश में थे आजादी के बाद जिस तरीके से चीजें हो रही थी। लेकिन साहित्य में दबदबा जो था दूसरे वर्गों का बढ़ता जा रहा था। तो मुक्तिबोध एक तो उनको क्या कहते हैं एड्रेस कर रहे थे, दूसरा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि उनको वो एड्रेस करते हुए एक और इंपॉर्टेंट चीज कर रहे थे, जिसका इन शब्दों से आपको समझ में आएगा कि वो क्यों इस तरफ गए, क्यों उनको डायरी लिखनी पड़ी। मैं जल्दी ही इसको खत्म करके फिर प्रश्न उत्तर तक बढ़ेंगे, मैं 5-10 मिनट और लेता हूं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है मन अपने को भून कर खाता है, आज कई रोज से इस तरह की बेचैनी दिल में घर किए रही, किसे कहें क्या कहें। तबीयत होती है, बहुत बहुत तबीयत होती है कि ऐसा देशी विदेशी साहित्य हाथ में आ जाए जिसके द्वारा मेरी समस्याओं पर कुछ प्रकाश पड़े, कुछ राहत मिले, कोई मार्ग प्राप्त हो, कोई ऐसा उपन्यास पढ़ने को मिल जाए जिसमें मेरी समस्याओं वाले का चरित्र अंकित हो। एंड में वो लिखते हैं, बस एक गुरु की, एक मार्गदर्शक मित्र की, प्यार भरे सलाहकार की बड़ी जरूरत है, बहुत बड़ी, उससे बहस की जा सके ऐसा अवसर। और यही बहस फिर डायरी में वो एक काउंटर ईगो को बना करके एक काल्पनिक चरित्र को रच करके करते हैं। और ये करता क्या है, ये बेसिकली इस काउंटर ईगो का इरप्ट होना अपने आप में उनको उकसा देता है, उनकी उकसाहट को सामने रखता है। और जरूरी नहीं है कि कविता में आ रहा है, ये बहस उनकी कविताओं में भी आती है कि एक सहचर से लगातार वो बहस कर रहे हैं। लेकिन वो कर क्या रहा है, वो जो सहचर है वो उसी के बारे में वो उल्लेख कर रहे हैं, वे व्यक्ति हमेशा मेरे भीतर के अनूप सर 5 से 10 मिनट के अंदर सर। हाँ मैं इसको वही कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा था कि इसको जल्दी से मुझे समझ में मतलब दिख रहा है कि टाइम बढ़ गया है तो उसे समेटता हूँ कि वे व्यक्ति हमेशा मेरे भीतर के असामान्य को उकसा देता था, इसलिए अपने भीतर के उस उकसे हुए असामान्य की रोशनी में मैं एक और स्वयं को हीन अनुभव करता, तो दूसरी ओर ठीक वही असामान्य मेरी कल्पना और भावना को उत्तेजित करके मुझे अपने से बृहद और व्यापक जो भी है उसमें डुबो देता। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह रहा हूं कि ये जो काउंटर ईगो का रखना है, ये जिंदगी जिन पेचीदगियों में और साहित्य जिन पेचीदगियों में अड़ा हुआ है, उन पेचीदगियों से परे कुछ प्रोजेक्ट करने के लिए जो कि अपने आप में इनफाइनाइट है। मतलब मुक्तिबोध तो फिनिट्यूड के रेल में रह रहे हैं, कोई भी लेखक फिनिट्यूड के रेल में रह रहे हैं, मगर उसका जो आर्टिस्टिक प्रोसीजर है, जो कविताएं लिखते हुए महसूस करता है, इसलिए वो कहते हैं कि कविता कहीं खत्म नहीं होती, वे आवेग त्वरित काल यात्री है। और मैं नहीं रचता उसको कि वे तो परम स्वाधीन है, विश्व शास्त्री कि वे तो पूरी तरह स्वाधीन है। तो ये जो आर्टिस्टिक प्रोसीजर है ये इनफाइनाइट है, और जो इस आर्टिस्टिक प्रोसीजर का, इस कलात्मक उद्यम का जो लेखक है, वो सिर्फ हम उसको ये कह सकते हैं कि वो फाइनाइट हिस्सा है उस इन्फिनिटी का। तो डायरी में वो बार बार इसलिए जा रहे हैं कि उनको बार बार उस इन्फिनिटी से साक्षात्कार करना है, क्योंकि इन्फिनिटी से साक्षात्कार सत्य से साक्षात्कार है। और यही मैं पूरा अपना इस काम में लिखने की कोशिश किया कि ये इनफाइनाइट से साक्षात्कार अपने आप में क्या है। और इसीलिए हम देखते हैं कि न्यूनेस इरप्ट करती है, यही प्रैक्टिस का ग्राउंड है। प्रैक्टिस का मतलब क्या है, प्रैक्टिस का मतलब है कि नए का निर्माण जो है उससे हम संतुष्ट नहीं है क्योंकि उसमें सीमाएं हैं, तो नए का निर्माण। और साहित्य के क्षेत्र में, क्योंकि साहित्य सांस्कृतिक परिस्थितियों की बात करता है, सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की बात करता है, तो सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में बदलाव भौतिक बदलाव को अग्रसर करता है, या खुद भौतिक बदलाव है, ये भी कहा जा सकता है और कहा जाना चाहिए। तो ये नई विधाओं का विकास भौतिक कारणों से होता है, जो कि हम बात कर रहे थे कि मुक्तिबोध ने उस जर्नल को ही
एक ऐसी कृति बना दे जिसके बारे में अब ये कहना आसान नहीं है कि भाई वो फिक्शन है या नॉन फिक्शन, कि वो निबंध है या वो कहानी है। तो मैं कहता हूं कि वो ना निबंध है ना कहानी है। और अंत में सिर्फ इसको ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ मैं ही नहीं, और मैं तो इसको अपनी थीसिस में अपने काम में उसको रख ही रहा हूं, लेकिन मैं ही नहीं, हिंदी में इस पे बहुत काम हो रहा है। और अंत में ये बोल करके हम इसको विराम देंगे कि प्रोफेसर अपूर्वानंद जो इसके बारे में लिख रहे हैं और उनसे ये इंसाइट हम ले सकते हैं, जिसको मैंने लिया है, और अभी आगे उस बात को रखने का इतना समय मिल नहीं रहा है क्योंकि वही है। मुक्तिबोध जो एक बात कहना चाह रहे थे उसके लिए ना सिर्फ प्रचलित रूप अपर्याप्त थे, विधा भी रुकावट बन गई लगती थी, इसलिए विधाओं की सीमाओं का वे अतिक्रमण कर रहे थे। एक साहित्यिक की डायरी हो या विपात्र या क्लॉड थ्रेली, इन रचनाओं को पूर्व परिभाषित विधा की श्रेणी में रखना कठिन। साथ ही ये भी लिखते हैं, मुक्तिबोध जो कर रहे हैं वे हैं निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता, दर्शन आदि को मिलाकर या उन्हें एक दूसरे से टकरा या पिघलाकर अपने कारखाने में कुछ एक नया गढ़ना। मेरा सवाल है कि ये नया गढ़ना ही नए की रचना है, ये प्रैक्टिस का ग्राउंड है। और ये नया गढ़ना इसलिए है क्योंकि आज जब हम देख रहे हैं कि क्या क्या गढ़ा जा रहा है, इस हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि कुछ नया नहीं हो रहा है। नया इस सेंस में नहीं हो रहा है कि मतलब हम उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, हम सभी जिम्मेदार हैं कि किस तरीके से पूंजी ने गिरफ्त में ले लिया है हर अभिव्यक्ति को। तो मुझे लगता है कि थोड़ा फैला हुआ रहा ये, लेकिन ये ही एक बात है। और मुझे लगता है कि प्रश्न उत्तर आएंगे तो उस पर और मैं बात कर पाऊंगा। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, और यही प्रॉब्लम होती है जब हम अपना पूरा ये उठा करके ले आते हैं। तो प्रश्न उत्तर रखे जाएं, यही मुझे लगता है कि अभी सही रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनूप। और मैं तो थोड़ा सा कुछ बना पाया, रिलेशन बना पाया अपने उससे, क्योंकि मैं इस डिसिप्लिन में मैं भी थोड़ा सा पढ़ा और थोड़ा सा मैंने इसी डिसिप्लिन के इर्द गिर्द घूमता हुआ, या यूं कहें कि कहीं ना कहीं आधिपत्य था इस मामले में हमारे जैसे डेवलपमेंट प्रैक्टिस या एमएसडब्ल्यू इस तरह के डिसिप्लिन का, इस तरह की चीजों में। और जब आज मुक्तिबोध को जब जानने का मौका मिल रहा है, और जब आर्ट के फॉर्म उसमें साहित्य के क्षेत्र में जब प्रैक्टिस का सवाल को जब समझने का मौका मिलता है, तो वो एक अलग ही लेवल पे लेके जाता है। मैं बाकी लोग अपना अपना सवाल पूछ सकते हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं ही पहले पूछ लूँ आपसे, और थोड़ा सा एक टिप्पणी भी कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत क्लोज फील कर पाया, क्योंकि इन चीजों को मैंने देखा है, मैंने प्रैक्टिस किया है, उसमें लगा हुआ हूँ। तो एक बात आपने जो बोली थी मुक्तिबोध के बारे में, और ये बहुत फेमस है उसके बारे में, कि मुक्तिबोध को ना निगलना आसान है ना उगलना आसान। जो शुरुआत आपने किया और अंत आपने इस बात से कहा कि किया कि बहुत कुछ गढ़ा जा रहा है आज के दौर में पूंजी के उसमें वर्चस्व में आकर के, क्योंकि हमने कुछ गढ़ा ही नहीं। तो वो वैक्यूम क्रिएटेड है, पड़ा हुआ है, हमने कुछ गढ़ा नहीं, तो वो तो गढ़ेंगे ही गढ़ेंगे। और इसका मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मैं उत्तराखंड में लगभग 1.5 साल रहा, और आज के दिन मेरे संजीव सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। संजीव आपकी आवाज नहीं आ रही थी। उसमें करते क्या है ये लोग कि बच्चों के साथ बच्चों को एनकरेज करते हैं, स्कूल के बच्चे करते हैं कि आप लिखिए, उस प्रोसेस में जाइए जहां पे कि आप लिखते हैं, और उन लिखावटों को जो साहित्य की कम्युनिटी है, चाहे वो टीचर हो, चाहे फिर वो और भी जो कम्युनिटीज हैं उससे जुड़े हुए, साहित्य की कम्युनिटी से जो लोग जुड़े हुए हैं प्रोफेशनली या जिस ढंग से भी, उनके साथ उनका वो इंटरेक्शन कराते हैं, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या किसी तरह का, बच्चों के साथ जो वो साहित्य को गढ़ते हैं। और वो साहित्य, वो गढ़ने का प्रक्रिया को ही वो भुना रहे हैं, और उसको ये इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं कि हम देखिए कितना कुछ कर रहे हैं इसमें। और ये बिल्कुल मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ कि जो वो कर रहे हैं कहीं ना कहीं मुझे वो मुक्तिबोध में दिख रहा है, प्रैक्टिस के सवाल में दिख रहा है।
तो ये जो आप बार बार बात कर रहे थे कि इस तरह के बीच में जो आपने इस सवाल को उठाया था कि जो भी कुछ गढ़ा जा रहा है या जो भी कुछ ये प्रैक्टिस का जो डिसिप्लिन है, ये ऐसे ही नहीं आ गया, ये वैक्यूम में नहीं आया, इसके पीछे की बहुत सारी चीजें हैं। तो वो बहुत सारी चीजें जो है, मुझे लगता है कि उस पर थोड़ा सा अगर आप उस पर और दें, हालांकि मैंने इसको समझने की मैं नहीं देना चाहता हूँ कि मैं किस तरह से समझ रहा हूँ, लेकिन शायद ये अजीम प्रेमजी फाउंडेशन जिस तरह से आया है या इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से आए हैं और इस तरह की चीजों को कर रहे हैं वो, तो शायद वो एक पक्ष हो सकता है जिसकी आप बात कर रहे हैं बार बार कि क्या है उसके पीछे, वो उसके पीछे ये जो डिसिप्लिन आ रहा है। तो शायद हो सकता है, मेरी जहां तक लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो आ रहे हैं वो और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन का बार बार इन चीजों में इंटरवेंट करना और आना, शायद कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है, और इस कनेक्शन को अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें हमारे लिए, तो शायद मुझे लगता है मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। नहीं, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और मेरे को तो अच्छा लगा कि ये सवाल पूछा गया है, क्योंकि ये तो अपने आप में बहुत ही रिलेवेंट है आज के समय में। क्योंकि जब मैं ये कह रहा हूँ कि मुक्तिबोध में हमको ये दिखता है, और फिर हमको जब मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि कोर्स बहुत ही अपने आप में अलग ही तरह का कोर्स है अभी, है ना, तो वो दिख रहा है कि ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो रहा है। तो अब ये समझना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की या संस्थानीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, डिसिप्लिन बनना क्या होता है। क्योंकि इस दौरान संजीव भाई आप जानते हैं कि 70-80 के बाद नए नए तरह के डिसिप्लिन एकेडमिक्स में विकसित हुए हैं। और आप एकेडमिक्स के साथ मजेदार चीज है कि ये जो एक नया तरह का प्रोसेस उत्पन्न हुआ, जिसको हम एनजीओ कह सकते हैं, एनजीओ तरह का प्रोसेस उत्पन्न हुआ, उसको भी छू रहे हैं। तो ये दोनों ही सवाल इसलिए रेलेवेंट हैं। तो ये मुक्तिबोध के कॉन्टेक्स्ट में भी बोले और मुक्तिबोध के कॉन्टेक्स्ट के अलावा भी तो बोले। तो जैसे कि मार्क्स में हमको एक चीज बहुत क्लियरली दिखती है, जब वो बोलते हैं कि कलेक्टिव इंटेलिजेंस और उससे फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बनना, ये अपने आप में क्या है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कलेक्टिव इंटेलिजेंस और जनरल इंटेलेक्ट का बनना, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको जनरल इंटेलेक्ट का ही आज एक विकसित रूप दिखता है। तो जनरल इंटेलेक्ट अपने आप में क्या है, वो सिर्फ मशीन नहीं है। मशीन जिसको हम मशीन मानते हैं वो नहीं है कि लेकिन समाज का जो अपना जो स्ट्रक्चर है, जो एनाटॉमी है, वो भी अपने आप में एक मशीन है। वो मशीनीकृत तरीके से समाज अपने आप को बना रहा है ना, कि हर चीज की एक फंक्शन है, हर चीज का एक वो है। तो जिस समय नई कविता आंदोलन था और मुक्तिबोध का हस्तक्षेप था, रचनाकार लिख रहे थे, और मुक्तिबोध में स्पेसिफिकली मैं ये देख रहा हूं कि वहां ये चीजें हो रही थी। और क्रिएटिविटी का मतलब है न्यूनेस, और न्यूनेस हर बीइंग के अंदर है। इसीलिए हम देखते हैं कि एलन बादियू जैसे फिलोसोफर बीइंग में और ट्रुथ में, होने में और सत्य में फर्क करते हैं। होना ज्ञान का पक्ष है कि हम अपने आप के बारे में जानते हैं, वो हम हैं, है ना। हम संजीव भाई बोलेंगे, अनूप बोलेगा, या जो भी बोलेंगे, जो भी अपने आप को होना मानता है, वो उतना ही हो सकता है जितना वो जानता है। तो वो ज्ञान का विषय है, और ज्ञान का विषय हमेशा समाज के जनरल इंटेलेक्ट का विषय है, कि उसके जनरल इंटेलेक्ट का, उसके सोशल टेक्निक का क्या, कितने लेवल पर वो डेवलप है। लेकिन ट्रुथ इससे अलग है। ट्रुथ है नए की रचना, ट्रुथ है एनकाउंटर करना किसी नई चीज के साथ, किसी वास्तविक चीज के साथ, किसी रियल के साथ, बजाय रियलिटी के। तो ये हम देखते हैं, जो आप कह रहे हो एनजीओ हो या ये हो, कि ये ट्रुथनेस कहीं से भी इरप्ट कर सकती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि उन सभी, मतलब पूंजी को अगर एक इम्पर्सनल पावर के रूप में देखें, एक निर्व्यक्तिक ताकत के रूप में देखें, शक्ति के रूप में देखें, तो पूंजी ने हर उस चीज को टैप करने की, पकड़ने की कोशिश की जहां से ये न्यूनेस इरप्ट कर सकती है। क्योंकि सब्जेक्टिव लेवल पर ये न्यूनेस जब कलेक्टिवाइज होने लगती है, तो वही क्रांति का एक आधार बन सकती है। चाहे हम क्रांति के काव्यात्मक क्षण के रूप में उसे देखें या किसी भी क्षण में, है ना। तो इसको टैप करने की जरूरत बहुत जरूरी है। और मुझे ये दिखता है कि नव उदारवादी दौर में, चाहे इस तरह के कोर्सेज हों, चाहे परफॉर्मेंस आर्ट जैसे कोर्सेज हों, चाहे तमाम तरह फोक स्टडीज, ये कोर्स वो कोर्स हों, वो तमाम तरह की न्यूनेस को, तमाम तरह के ट्रूथ को, ट्रूथ अगेंस्ट बीइंग, सत्य बीइंग के खिलाफ, सत्य बीइंग का एक्सिस है, उससे अधिक है। बीइंग जब अपने आप को लांग जाता है, जब हम अपने आप को लांग जाते हैं, तभी हम ट्रुथ से एनकाउंटर करते हैं। तो उसको टैप करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए एक तरफ एकेडमिक्स,
ये सब कर रहा है, मतलब एकेडमिक्स के माध्यम से ये सब हो रहा है, एकेडमिक को सोच के नहीं कर रहा है एकेडमिक संरचना। और दूसरा एनजीओ भी उसमें एक एनजीओ जिस तरह का एक रोल प्ले कर रहे हैं वो भी ये है कि क्योंकि हमको ये लगे कि इस व्यवस्था के बाहर कोई चीज संभव ही नहीं है, जो कुछ होगा हमको इसी के अंदर न्यूनेस को बार बार पैक कर देना है। पर असल में ये न्यूनेस ही हमें एक जो हम साहित्य में देखते हैं तो हमें एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी के रूप में या एक पॉसिबिलिटी के रूप में दिखती है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से इस सवाल को समझना बहुत जरूरी होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मुझे लगता है कि आपने ये यहाँ पुट किया है। और कोई अगर इसमें कोई सवाल करना चाहते हैं या कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो प्लीज अपना हाथ। हाँ हाँ, अजीत सर है तो। अजीत जी हैं, इसके बाद हमारे अब्दुल रहमान साहब हैं। हाँ अजीत सर। धन्यवाद अनुप जी, काफी अच्छा आपका वक्तव्य रहा। हम लोग साहित्य के क्षेत्र से डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल साइंस से हैं, फिर भी बहुत सारी बातें आपकी समझ में आई, कुछ बातें नहीं भी समझ में आई। मेरा क्वेश्चन रिसर्च मेथड को लेके रहेगा। इवन मुक्तिबोध भी इस बात को मानते हैं कि कोई भी रिसर्च वर्क या कोई भी एकेडमिक वर्क होता है, उसके बैकग्राउंड से जो साहित्यकार है उसके जो उसकी पृष्ठभूमि होती है उसका उस पर असर पड़ता है, चाहे वो वर्क के रूप में रखें, मैं इवन कास्ट और इवन जेंडर की बात करूंगा कि उसका उस पर असर होता है। सोशल साइंसेस में जब रिसर्च होता है तो वहाँ भी सब्जेक्टिविटी अपना रोल प्ले करती है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि सब्जेक्टिविटी को चेक करने के लिए कुछ रिसर्च टूल्स होते हैं, सब्जेक्टिव इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड्स होते हैं। तो उन रिसर्च टूल्स के माध्यम से उस सब्जेक्टिविटी को हम बहुत हद तक न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करते हैं और वो हम कर पाते हैं। लेकिन साहित्य में जब हम एक साहित्यिक रचना को रिसर्च वर्क के रूप में जब सामने रखते हैं तो मुझे लगता है ये सब्जेक्टिविटी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, क्योंकि उस ये पूरी तरह से उस साहित्यकार की अपनी जो विवेचना है, उसकी जो समझ है, उसके हिसाब से वो साहित्य लिखता है। तो मेरा प्रश्न यही है और एक छोटी सी क्वेरी होगी कि कितना रिलायबल माध्यम है साहित्यिक रचना के माध्यम को हम प्रैक्टिस में जब लेके आते हैं तो उसको कितना रिलायबल हम माने? नहीं, ये सवाल अपने आप में रिलायबिलिटी का जो सवाल है या इस तरह का जो सवाल है, तो प्रैक्टिस को हमें हर डिसिप्लिन में मुझे लगता है कि अलग अलग रूप से देखना होगा। जैसे मैंने बोला कि यहाँ प्रैक्टिस सांस्कृतिक परिस्थितियों का पुनर्निर्माण है, और सांस्कृतिक परिस्थितियों का पुनर्निर्माण को अगर मैं कंक्रीटली रखूं तो क्या होगा, वो ये होगा कि इस समय डोमिनेंट कल्चरल अभिव्यक्तियां क्या हैं। अब इस समय जो प्रभावशील सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हैं वो हमको पता है कि फिल्में हैं, वेब सीरीज हो गई हैं आजकल तो, है ना, और कविता कहानी कोई पढ़ता नहीं, है ना। मतलब ये हमको शिकायत रहती है कि भाई साहित्य लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया या हिंदी साहित्य नहीं बिक रहा है। तो सवाल ये है कि वहां जो प्रैक्टिस है कि चूंकि जो लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और आज से नहीं हजारों सालों से जो लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वो अपने आदान प्रदान से समझ रहे हैं, और वो साहित्य का आदान प्रदान। चाहे भक्ति आंदोलन उठा के देख लें तो भक्ति आंदोलन में भी कबीर जैसे निर्गुण कवियों ने जातिवाद की पूरी, कह सकते हैं कि ब्राह्मणवाद की पूरी नींव हिला दी अपनी कविताओं, अपनी भक्ति की कविताओं से, है ना। और वो बेसिकली आदान प्रदान है भक्त कवियों और भक्त कवि जब भजन गा रहे हैं बनारस में, उसके और उनकी जनता के बीच में। तो वो हो गया उस समय की एक चीज। आप ये कह रहे हैं कि इसको हम किस तरीके से रिलायबल हम कहें, तो मेरे को लगता है कि उसकी रिलायबिलिटी दो तरीके से होगी। एक तो है कि हम साहित्य की रिलायबिलिटी देखें, या रिलायबिलिटी शब्द को हटा करके अगर हम बोलें कि वो कितना सफल हुआ है, उसकी सफलता का पैमाना हम कैसे तय करेंगे, सफल या उसकी महानता का पैमाना, या वो कितना बेहतर साहित्य है, इसका पैमाना कैसे तय होगा, इस पर अगर आए तो वो तय करने के लिए तो हमारे पहले ही पारंपरिक डिपार्टमेंट्स हैं। और पारंपरिक डिपार्टमेंट्स क्या हैं कि जो कबीर पे काम कर रहे हैं, मुक्तिबोध पे काम कर रहे हैं, ये सब चीजें। लेकिन यहां मैं जो कह रहा हूं वो ये अलग है, और मुक्ति इस डिपार्टमेंट में तो अलग है, लेकिन मुक्तिबोध में तो एकदम अलग ही है कि
अपनी रचना करते हुए अपनी निर्मम आत्मालोचना करें। अगर आप एक साहित्यिक की डायरी पढ़ पाए तो आप देखेंगे कि मुक्तिबोध किस हद तक, और मुक्तिबोध का पूरा साहित्य पढ़ेंगे कि किस हद तक अपनी निर्मम आत्मालोचना की जाए। और ये निर्मम आत्मालोचना कोई इसलिए नहीं की जा रही कि भाई कि ये एक तरीके से वो करना चाह रहे हैं, ये बेसिकली इसीलिए की जा रही है कि वो उन प्रवृत्तियों को तलाश पाए कि जहां से समाज की प्रतिक्रियावादी ताकतें जोर पाती हैं। और जहां तक सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव का मामला है तो साहित्य में बहुत क्लियर है, और ये मुझे लगता है कि बहुत क्लियर होना चाहिए कि साहित्य, जैसे मैंने एक कविता लिख दी तो मैंने जो कविता लिखी वो मेरी जीवन प्रक्रिया से आई। जैसे मैं शुरू में कह रहा था कि मैंने एक बिंब देखा और उस बिंब के पीछे एक प्रक्रिया थी, तो वो सब्जेक्टिवली मुझसे जुड़ी हुई, आप यही कहेंगे सब्जेक्टिवली मुझसे जुड़ी हुई है। और उस सब्जेक्टिव प्रक्रिया से गुजरते हुए जो मुक्तिबोध के यहाँ कला के 3 क्षण है, कि पहला क्षण है जीवन से उत्कट अनुभव क्षण, जीवन का एक क्षण जिसमें वो बहुत ही उत्कट तरीके से जीवन को अनुभव कर रहे हैं कि एक चीज देखी और उसमें खो गए, है ना, और उसमें डूब गए। दूसरा क्षण है उसका फैंटेसी रूप मन में लेना, और तीसरा है उसका शब्दबद्ध होना। तो एक सब्जेक्टिवली हम ऑब्जेक्ट पर पहुंचते हैं। कविता अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, जब आपके सामने कविता मैं दूंगा तो आप कहेंगे कि हाँ एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब मजे की बात यह है कि जब आप उस कविता को पढ़ने लगेंगे तो कविता मुक्तिबोध की नहीं रही अब, क्योंकि वो कविता आप अपनी सब्जेक्टिविटी से दोबारा रच रहे हैं, चाहे वो मुक्तिबोध ने लिखी हो। लेकिन मुक्तिबोध ने जिस मेंटल, जिस साइकोलॉजिकल सिचुएशन के दौरान लिखी, उसमें वो होते हुए भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें आप भी होंगे। तो इसीलिए इसको एलन बार्ड्यू जैसा दार्शनिक इस सेंस में कहेगा कि यूनिवर्सल सिंगुलैरिटी क्या है। हम यूनिवर्सलिज्म की बात नहीं कर रहे कि सब कुछ एक, लेकिन हम यूनिवर्सैलिटी की बात जरूर कर रहे हैं कि हर किसी का यूनिवर्सलिज्म उसके अपने सब्जेक्टिव तरीके से होगा। और इसी को हम इनफाइनाइट कंटेस्टेशन के बतौर समझते हैं कि अलग अलग यूनिवर्सल सिंगुलर्स के बीच में जो अनइंटरप्टेड डिबेट है, जो लगातार डिबेट चल रही है, जो हमेशा डिबेट चलती रहेगी, प्रिसाइसली इसी को हम कम्युनिज्म एज रियल मूवमेंट के बतौर देख सकते हैं। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का जो रिलेशन है, इसमें इस यूनिवर्सल सिंगुलर को रखना बहुत जरूरी है। और यही उसकी मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब इस तरीके से ही मैं उसको दे सकता हूं। अब्दुल रहमान साहब कुछ पूछना चाह रहे थे, उनको अनम्यूट कर दीजिए थोड़ा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शिवनाथर यूनिवर्सिटी का अंग्रेजी साहित्य का छात्र हूँ। मेरा सवाल भाषा से संबंधित है। छायावाद से आधुनिक साहित्य की ओर बढ़ेंगे तो मुक्तिबोध की भाषा में एक बदलाव दिखाई देता है। संस्कृत एवं तत्सम शब्द अधिक दिखाई देते हैं और हिंदुस्तानी शब्द गायब से लगते हैं। क्या आप इस बदलाव को प्रैक्टिस से जोड़कर देखते हैं? अगर हाँ तो कैसे? नहीं, एक तो ये चीज है कि भाषा के सवाल पे, जब मुक्तिबोध की भाषा के हम सवाल पे जाते हैं तो एक चीज ये है कि सबसे पहले इस चीज को हमें रिकॉग्नाइज करना होगा कि मुक्तिबोध मराठी भाषी थे, वो हिंदी नागपुर से थे जी। सॉरी नागपुर में आपने नागपुर का जिक्र करा था जी। हाँ, तो वो मराठी भाषी थे और उसके बावजूद वो हिंदी। तो इस बदलाव को, इसको किस तरीके से लिया जाए, इस पर मैंने अभी इतना गौर नहीं किया है। मेरे रिसर्च में मैं इस तरफ नहीं गया हूँ, भाषा के इस एस्पेक्ट पर कि ये किस तरीके से हो रहा है। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि उस समय के जो और भी साहित्यकार हैं, उनकी भाषा में इस बदलाव को हम पहचानते हैं, है ना, कि एक अगे में, है ना, तो अगे में तो एक अभिजात्य संस्कार भी उस भाषा के हमें दिखते हैं, और मुक्तिबोध में वो अलग ढंग से दिखते हैं। लेकिन कुछ और भी कवि हैं, जैसे कि अगर हम इसको क्लासिफिकेशन के आधार पर देखें, और इसीलिए प्रॉब्लम भी होता है कि प्रगतिवाद में किसको रखा जाए और किसको ना रखा जाए। तो कई लोग मुक्तिबोध को रखते हैं और कई लोग नहीं रखते हैं, कई लोग उसको नई कविता में रखते हैं, क्योंकि जो प्रगतिवादियों का, जिसको हम प्योर प्रगतिवादी कह सकते हैं, मुक्तिबोध पर आरोप यही था कि वो समझ नहीं आते या वो लोक के कवि नहीं है, वो
लोक भाषा, जो लोक जन भाषा है, जैसे नागार्जुन है, नागार्जुन का भी यही आरोप मुक्तिबोध पर है। तो इस सवाल को मैं इस सीमा तक ही बता सकता हूं, लेकिन आपका ये सवाल बहुत रेलेवेंट है, लेकिन अभी तक मैंने इस पर कुछ उस तरीके से विचार बनाया नहीं। हाँ, बस एक बात और कहना चाहूंगा कि अज्ञेय और मुक्तिबोध, तो असल में मैंने एक अभी कोर्स करा था मॉडर्निज्म पर, अभी MA फर्स्ट ईयर में। तो मैंने एक चीज देखी, जो T.S. एलियट हुए, वो जानबूझ के भाषा को सरल लिखने के बजाय उसे और कठिन तरह से लिख रहे थे। तो वो सवाल और आपके इस प्रैक्टिस का जो आपने पूरा सेमिनार पर बोला, मुझे काफी कुछ चीजें दिखी। तो मैं सोच रहा था अगर वेबिनार के बाद आपसे वार्तालाप का अवसर मिले तो शायद हम इस टॉपिक पर और बात कर सकते हैं। जरूर, और हम इस बात पर भी बात कर सकते हैं, मतलब मैं सुझाव दे सकता हूँ, या मतलब मेरे को जो लगता है कि जहाँ भाषा के सवाल पर आप जा सकते हैं उस पर भी बात कर सकते हैं। और ये अपने आप में जो मुक्तिबोध के कॉन्टेक्स्ट में इस बात पर अगर बात की जाए कि उसमें जो मैं अपनी थीसिस में भी उस तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंक्वायरी का सवाल अपने आप में मुक्तिबोध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और वो जटिलता क्यों है, वो जटिलता किन कारणों से है, उसके लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं में मुक्तिबोध की जाना पड़ेगा। उनकी साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस क्या थे और तमाम चीजें क्या थी, वो किस तरह के बिंब देख रहे थे, है ना, किस तरह के सपने उनको आ रहे थे, बचपन से कुछ सपने थे जो लगातार उनको आ रहे थे। और कुछ कुछ चीजें अगर आपने उनकी कविताएं पढ़ी होंगी तो कुछ मणियां हैं जो खो गई हैं, वो उनको ढूंढ रहे हैं मणियां, है ना। तो ये सब चीजें इतनी गुत्थम गुत्था क्यों हो रही थी और उसमें भाषा किस तरीके से हो रही थी, ये बहुत ही रेलेवेंट अपने आप में उसकी कविताओं के साइको एनालिटिक पक्षों को खोलने के लिए बहुत जरूरी है। तो बस एक छोटी सी बात और ये कहना चाहूंगा कि यही का प्रोसेस उर्दू में भी हो रही थी। नून मीम राशिद करके पोएट हैं उर्दू के बहुत बड़े, तो जो हिंदी में अज्ञेय और मुक्तिबोध कर रहे थे, वहीं उर्दू में नून मीम राशिद जैसे पोएट और थोड़ा बहुत मीरा जी। हाँ, तो बस ठीक है। थैंक यू वेरी मच।